हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 7 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्ट 6 का जो लिंक है वो मिल जाएगा। एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट, सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंडियन फास्ट बॉलर अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। तो रिसेंटली जो मोहित शर्मा जी हैं, इन्होंने अपना अनाउंसमेंट किया है रिटायरमेंट का, ठीक है, फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। राइट, सो इन्होंने 2013 में डेब्यू किया था इंडिया के लिए। एंड इन्होंने वनडे इंटरनेशनल जो है, इन्होंने 26 मैचेस जो हैं वो खेले हैं। एंड इसमें इन्होंने 31 विकेट्स यहाँ पे लिए हैं। टी20 की बात करें, टी20 इंटरनेशनल की, तो इन्होंने 8 मैचेस खेले हैं एंड ही हैज टेकन 6 विकेट। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने 120 प्लस आईपीएल मैचेस यहाँ पे खेले हैं, चेन्नई सुपर किंग की टीम से, फिर किंग्स 11 पंजाब से, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात टाइटंस, तो ये सारी टीमों से इन्होंने आईपीएल में मैच खेले हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन दिसंबर 2025 एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड एनआईपीएल जो है, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है एक्लेडा बैंक के साथ, ठीक है, फॉर इनेबलिंग क्यूआर बेस्ड क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो एक्लेडा बैंक जो है ये कंबोडिया का कॉमर्शियल बैंक है और इन्होंने एनपीसीआई के साथ एमओयू साइन किया है फॉर इनेबलिंग क्यूआर बेस्ड क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, ठीक है, बिटवीन बोथ दी कंट्रीज। अब यहाँ पे नोट करना है, इन द ईयर 2023 नेशनल बैंक ऑफ कम्बोडिया जो है आपका, जैसे हमारा आरबीआई है, ठीक है, ऐसे ही इनका नेशनल बैंक ऑफ कम्बोडिया जो है, इन्होंने एनआईपीएल के साथ एक एमओयू साइन किया था फॉर इनेबलिंग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, ठीक है, दोनों कंट्रीज के बीच में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट हो सके, इसके लिए एमओयू साइन किया था। एंड नाउ एक्लेडा बैंक को यहाँ पे इन्होंने सेलेक्ट किया है एज अ स्पॉन्सर बैंक, जो एनआईपीएल के साथ वर्क करेगा फॉर डेवलपिंग क्यूआर पेमेंट सिस्टम्स। ठीक है, अब यहाँ पे एज पर दिस एमओयू एक्लेडा बैंक जो है ये ऑपरेट करेगा फॉर कंबोडियाज नेशनल क्विक रिस्पॉन्स नेटवर्क बैकऑन, ठीक है, by your National Bank of Cambodia, right? And this QR based cross border payment services जो है, it is expected कि ये सेकेंड सेमेस्टर ऑफ 2026 में आपका जो है लॉन्च कर दिया जाएगा। फाइन, इसके अलावा यहाँ पे बेनिफिट क्या होंगे कि जो इंडियन और कम्बोडियन ट्रैवलर्स हैं वो इजीली क्यूआर बेस्ड ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, ठीक है, रेस्टोरेंट्स में, रिटेल आउटलेट्स में। फाइन, नाउ एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड की बात करें, इसके करंट एमडी एंड सीईओ है रितेश शुक्ला, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसे 2020 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, फिच रेटिंग रिवाइज इंडिया जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 टू डैश एंड इट्स ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक दिसंबर 2025 रिपोर्ट। सो फिच रेटिंग ने एक रिपोर्ट जारी की है, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक दिसंबर 2025, जिसमें इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट इन्होंने दी है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 7.4%। ठीक है, सो आंसर कितना हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2027 की 6.4% बताई है, 28 के लिए 6.2% बताई है। वहीं पे इंडिया की जो इन्फ्लेशन है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए बताई गई है 1.5%, 4.4% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2027। नेक्स्ट है ग्लोबल ग्रोथ की बात करें तो कैलेंडर ईयर 2025 में 2.5% बताई गई है एंड 26 के लिए 2.4% यहाँ पे मेंशन की गई है। इसके अलावा फिच रेटिंग की बात करें, इसके करंट प्रेसिडेंट है इनान लिनल और इसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में लोकेटेड है, स्टैब्लिश किया गया था 1914 में। Now next is Nokia Corporation partnered with Nokia Corporation partnered with which Indian telecom company to provide 5G network APIs for developer and enterprises। तो नोकिया कॉर्पोरेशन ने रिसेंटली भारतीय एयरटेल के साथ जो है अग्रीमेंट किया है या पार्टनरशिप की है, किस चीज के लिए, प्रोवाइड करने के लिए 5G नेटवर्क APIs को फॉर डेवलपर्स एंड एंटरप्राइजेस। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, Reliance Retail Venture Limited appointed Dash as its first ever president and chief executive officer। So Reliance Retail Venture Limited जो है, इन्होंने आपके जयेंद्रन वेणुगोपाल जो है, इनको इनका मतलब RRVL का प्रेसिडेंट एंड सीईओ अपॉइंट किया है। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी एंड ही इज अ फॉर्मर चीफ प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ अ फ्लिपकार्ट। राइट, now next आपको क्वेश्चन है, the Reserve Bank of India approved the appointment of Dash as the CEO of a Bank of America in India for a 3 year। So recently RBI ने अपॉइंट किया है आपके विक्रम साहू को, ठीक है, विक्रम साहू को अपॉइंट किया गया है एज अ सीईओ ऑफ अ बैंक ऑफ अमेरिका, ठीक है, इन इंडिया फॉर 3 ईयर ड्यूरेशन। विक्रम साहू को ये अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए यहाँ पे किया गया है एंड विक्रम साहू वर्कड एज अ
गोल्डमैन सैच, इन्होंने गोल्डमैन सैच में भी वर्क किया है, ठीक है। ही ऑल्सो सर्व्ड इन अ ग्लोबल हेड एज अ ग्लोबल हेड ऑफ अ इक्विटी रिसर्च एट द बैंक ऑफ अमेरिका, एंड इन्होंने काकू नखाटे जो है इनको यहाँ पे सक्सीड किया है, रिप्लेस किया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वृति लॉन्च द एफपीओ शक्ति फाइनेंसिंग फैसिलिटी इन पार्टनरशिप विद विच ऑर्गेनाइजेशन। तो वृति ने लॉन्च किया है एफपीओ शक्ति, ठीक है, एफपीओ शक्ति फाइनेंसिंग फैसिलिटी इन पार्टनरशिप विद द एचएसबीसी इंडिया, ठीक है, ये क्लियर है। नाउ एफपीओ शक्ति फैसिलिटी की बात करें तो इससे सपोर्ट एचएसबीसी इंडिया जो है इसे सपोर्ट कर रहा है अलॉन्ग विद फ्रेंड्स ऑफ विमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग इंडिया एज अ फैसिलिटी मैनेजर, राइट। इस इनिशिएटिव का मेन एम है कि जो फाइनेंसिंग गैप है आपका इन दी अर्ली स्टेज एफपीओस उसको कम करना, ठीक है, ये इसका मेन एम है। एंड इनिशियली यहाँ पे 15 अर्ली ग्रोथ एफपीओ जो है उनको सिलेक्ट किया जाएगा और उन पे काम किया जाएगा, देन ये सपोर्ट करेगा मोर देन 100 एफपीओस इन अ फ्यूचर, राइट। सपोर्ट सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा वाया बिजनेस सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस, एंड इसका फोकस रहेगा डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है। हमें यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स हैं वो डिजिटली यहाँ पे रखे जाएंगे फॉर टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड लेंडर कॉन्फिडेंस, ठीक है। इसके अलावा इसका ड्यूरेशन की बात करें तो हर एक एफपीओ जो है यहाँ पे ये फॉलो करेगा 24 मंथ स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ जर्नी को, ओके। नाउ नेक्स्ट है, रिसेंटली आपकी आरबीआई की बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग जो है वो हुई थी, ठीक है, 58th ये मीटिंग थी। एंड वैसे इस साल की आपकी फाइनेंशियल 2026 की 5th मीटिंग ये थी, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं वो सब देखते हैं। तो इसे कंडक्ट किसने किया था? आरबीआई ने, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी, ठीक है। इसमें एमपीसी मेंबर्स कौन कौन से थे जिन्होंने अटेंड किया था इस मीटिंग को? डॉक्टर नागेश कुमार, सुगाता भट्टाचार्य, प्रोफेसर राम सिंह, डॉक्टर पूनम गुप्ता एंड इंद्रानिल भट्टाचार्य। तो ये सारे आपके मेंबर थे एमपीसी के, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। अब यहाँ पे कुछ डिसीजंस लिए गए हैं कि जो रेपो रेट है वो यहाँ पे घटाया गया है, 5.25% इसे कर दिया गया है, अर्लियर इट वाज 5.50%, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट सेम रहेगा आपका। इसके अलावा यहाँ पे जो एसजीएफ है इसमें भी आपका जो है चेंज हुआ है, पहले 5.25% था, अभी ये जो है घटा दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही आपका जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है ये भी आपका एमएसएफ जो है ये भी यहाँ पे आपका 0.25% कम हुआ है। ऐसे ही बैंक रेट भी आपका यहाँ पे 0.25 जो है वो कम हुआ है। देन बात करें कैश रिजर्व रेशियो की तो सीआरआर भी आपका यहाँ पे 0.50 से कम हुआ है, ठीक है। तो ये चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। इसके अलावा इस मीटिंग में आरबीआई ने रियल जीडीपी फोरकास्ट बताई थी फाइनेंशियल 2026 की, विच इज 7.3%, ठीक है। Q2 की बात करें तो ये 8.2% बताई गई है, जो हाईएस्ट आपकी देखने को यहाँ पे मतलब हाईएस्ट ग्रोथ देखने को मिली थी। इसके अलावा जीडीपी प्रोजेक्शन Q3 फाइनेंशियल 2026 के लिए 7% बताई गई है, Q4 के लिए 6.5% बताई गई है। साथ में ही रियल जीडीपी ग्रोथ आपकी Q1 ऑफ फाइनेंशियल 2027 के लिए बताई गई है 6.6% एंड Q2 के लिए 6.8% बताई गई है, ठीक है। देन इसके अलावा सीपीआई इन्फ्लेशन फाइनेंशियल 2026 के लिए 2% यहाँ पे बताया गया है, विद Q3 एट 0.6% एंड Q4 में 2.9% ये देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। इसके अलावा इंडिया की जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये Q2 ऑफ फाइनेंशियल 2026 के लिए मेंशन की गई है 1.3%, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे आरबीआई ने बोला है, इन्होंने डिसाइड किया है that they will conduct open market operation purchases of government securities of 1 lakh crore and a 3-year यूएस डॉलर, बेसिकली आपका जो डॉलर है और इंडियन रुपीज है इसका बाय सेल स्वैप यहाँ पे किया जाएगा ऑफ अ $5 billion टू इंजेक्ट ड्यूरेबल लिक्विडिटी इनटू द सिस्टम, ठीक है। इसी के साथ नोट करना है कि एज ऑफ 28 नवंबर 2025 इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था ये आपका पहुंचा था $686.2 billion, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, व्हाट इज द कैश रिजर्व रेशियो फिक्स्ड इन द 5th बाई मंथली आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग। तो जो 5th मीटिंग आपकी थी बाई मंथली मीटिंग, इसमें जो सीआरआर है इसकी वैल्यू कितनी फिक्स की गई है? इट इज 3, ठीक है, 3%। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सेबी हैज रिसेंटली लॉन्च परवाह to curb misleading claims about the past performance in the advertisement related to financial product by research analyst, investment advisor and stock brokers. What does Parva
स्टैंड्स फॉर। तो इन्होंने परवा यहाँ पे जो है रिसेंटली लॉन्च किया है। किस चीज के लिए लॉन्च किया गया है? ताकि जो हमारे इन्वेस्टर एडवाइजर हैं, जो हमारे रिसर्च एनालिस्ट हैं, ठीक है, वो अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट का जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उनकी जो एड दिखा रहे हैं उसमें मिसलीडिंग चीजें ना हो, मतलब जो डेटा दिखा रहे हैं वो एक्चुअल हो, जेन्युइन हो, पर वो आपका मिसलीड ना करे इन्वेस्टर्स को। इसलिए यहाँ पे परवाज को जो है लॉन्च किया गया है। अब परवा का फुल फॉर्म क्या है? इट इज पास्ट रिटर्न एंड रिस्क वेरिफिकेशन एजेंसी, ठीक है, पास्ट रिटर्न एंड रिस्क वेरिफिकेशन एजेंसी इज द फुल फॉर्म ऑफ परवा, ठीक है। अब जो इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया गया है इन पार्टनरशिप विद द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड केयरएज रेटिंग। इनके पार्टनरशिप में इसको लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? सेबी ने लॉन्च किया है, ठीक है। अब इस इनिशिएटिव को लाने की क्या जरूरत पड़ी? पहली चीज, जो आपके पहले नॉर्म्स थे ना, इसमें क्या कहा गया था? जो सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज है, ठीक है, उनको तो रिस्ट्रिक्ट किया गया था फ्रॉम एडवर्टाइजिंग पास्ट परफॉर्मेंस। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी पास्ट की परफॉर्मेंस अच्छी है बट करंट परफॉर्मेंस उसकी अच्छी नहीं है, तो वो अपना प्रीवियस डेटा जो है वो शो करके एडवर्टीजमेंट कर देगी, ठीक है। तो अब जो सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज हैं उनको यहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्ट किया गया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये चीज याद रहेगा, इवन व्हेन द डेटा इज जेन्युइन। तो ये चीज यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट की गई थी जो सेबी रजिस्टर्ड है। अब यहाँ पे जो अनरजिस्टर्ड एंटिटीज हैं उन पे कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं था, ठीक है। जो अनरजिस्टर्ड एंटिटीज हैं दे आर फ्रीली प्रमोट देयर अनविवरेबल एंड वेरीफाइबल हाई रिटर्न्स क्रिएटिंग अ रेगुलेटरी इम्बैलेंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा था? अब क्या हो रहा है, जो सेबी रजिस्टर्ड है उनको तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया हमने, ठीक है। अब उससे क्या हो रहा है कि जो अनरजिस्टर्ड है वो उसका फायदा उठा रहे हैं कि वो मिसलीड कर रहे हैं अपनी एडवर्टीजमेंट से, और जो इन्वेस्टर हैं उनको कंफ्यूज कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं भाई रजिस्टर्ड वाले में तो कम रिटर्न है या वो प्रॉफिट में नहीं है, दूसरे वाले प्रॉफिट में है। तो वो क्या कर रहे हैं, उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो अनरजिस्टर्ड एंटिटीज हैं वो उनको अट्रैक्ट कर रही है इन्वेस्टर्स को, ठीक है। और वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई रजिस्टर वाले में तो यार कम प्रॉफिट है, उस वाले में ज्यादा प्रॉफिट है, राइट। सो ये क्या कर रहा था? मिसलीड कर रहा था इन्वेस्टर्स को टू ट्रस्ट इन अ रेगुलेटेड मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। तो इस वजह से परवा जो है उसको लाया गया है, फाइन। अब अकॉर्डिंग टू सेबीज लेटेस्ट इन्वेस्टर सर्वे, इन्होंने यहाँ पे एक सर्वे किया था सेबी ने, इसके अकॉर्डिंग 36% जो इन्वेस्टर हैं इनके पास एडिक्वेट मार्केट नॉलेज है, ठीक है। 62% ऐसे हैं विच 62% ऑफ प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर जो डिपेंड करते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पे, कि इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया अच्छा है तो चलो भाई, ठीक है। फिर तीसरा है 23% चेस क्विक प्रॉफिट, कि भाई जिसमें अभी मतलब क्विक प्रॉफिट को, कि भाई जिसमें जल्दी फायदा हो रहा है उसको देखते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग मार्केट रिस्क, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, अगर आप दूसरे पे सोशल इन्फ्लुएंसर, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, आप उनको देख कर फॉलो करोगे तो जरूरी नहीं है कि भाई सही हो, ठीक है। और तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्चुअली जो इन्वेस्टर हैं जिनके पास नॉलेज है वो सिर्फ और सिर्फ 36% है, ठीक है। तो ये सर्वे सेबी द्वारा किया गया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं परवा की, जो सेबी ने लॉन्च किया है। एक्चुअली में ये आपका दिसंबर 2024 में लॉन्च हुआ था ड्यूरिंग दी 208 मीटिंग ऑफ सेबी बोर्ड, ठीक है। परवा क्या है? एक इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन मैकेनिज्म है जो डिजाइन किया गया है फॉर इनेबलिंग रेगुलेटेड एंटिटीज टू प्रेजेंट ऑथेंटिक वैलिडेटेड परफॉर्मेंस डेटा व्हाइल एलिमिनेटिंग मिसलीडिंग क्लेम, ठीक है। तो भाई जो जेन्युइन चीजें हैं, जो एक्चुअल में चीजें हैं उन्हीं को दिखाओ भाई, मिसलीड ना करो। ये बस हमारी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है, जिसकी वजह से प्रभा को लाया है, ठीक है। अब वेरिफिकेशन प्रोसेस कैसे होगा प्रभा में? तो सबसे पहले जो रेगुलेटेड इंटरमीडियरीज हैं उनको सबमिट करना होगा अपनी परफॉर्मेंस डेटा वाया सिक्योर एपीआई और फाइल अपलोड, ठीक है, सिंपल है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? डेटा जो है डेटा इज वेरीफाइड एट दी परवा डेटा सेंटर जो ऑपरेट करेंगे बाय दी स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। जैसे आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, फाइन, ये इसको वेरीफाई करेंगे। एंड वैलिडेशन इज डन यूजिंग एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ट्रांजैक्शन डेटा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिस्क रिटर्न एनालिसिस। जो परवा है ये जनरेट करेगा 50+ रिस्क एंड रिटर्न मैट्रिक्स प्लस T+1 पोर्टफोलियो लेवल चेक्स ये करेगा इंश्योर करने के लिए एक्यूरेसी एंड टाइमलीनेस, ठीक है। इसके अलावा ये
वेरीफाई करेगा, ओनली वेरीफाइड एंड ऑथेंटिक परफॉर्मेंस डेटा जो है उसको यूज किया जाएगा एडवर्टीजमेंट में। तो ये सारे वेरिफिकेशन प्रोसेस आपके होंगे परवा के, ठीक है। नेक्स्ट है एज पर सेबी सर्कुलर जो इशू किया गया था अप्रैल 2025 में, अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ परवा वाइल सच सीआरए जो है आपके क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज engage with a recognized stock exchange will be act as a परवा data center। तो ये बस एक तरह से डेफिनेशन आपकी है। फॉर सीआरए जो एक्ट करेंगे एज अ परवा, इनके लिए क्राइटेरिया क्या रखा गया है कि मिनिमम 15 ईयर का इनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, इनकी मिनिमम नेटवर्थ आपकी 100 करोड़ की होनी चाहिए, ठीक है। एंड जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है जिसमें ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी आपका इंक्लूड होना चाहिए। तो यही सारी चीजें यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें स्टॉक एक्सचेंज की जो एक्ट करेगा एज अ परवा डेटा सेंटर, उसके लिए क्या है, यहाँ पे भी 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, नेटवर्थ आपकी मिनिमम 200 करोड़ चाहिए, ठीक है। नेशनल वाइड टर्मिनल्स इनके होने चाहिए, और अगेन ये जो आपका ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है ये इनका होना चाहिए। फाइन, तो ये सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो विच ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टेड $15 million इन GFCL इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्रोडक्ट लिमिटेड टू establish India's first fully integrated battery material मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है GFCL EV प्रोडक्ट लिमिटेड में स्टैब्लिश करने के लिए इंडिया की पहली फुली इंटीग्रेटेड बैटरी मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज IFC, इट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिन्होंने ये इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। अब GFCL EV जो है ये आपकी सब्सिडी है गुजरात फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड की। नाउ नेक्स्ट है Genesis International Corporation Limited launched India's first 3D subsurface mapping technology, and they secured a rupees dash contract from Bureau Veritas to deploy it across 6 Adani Group airport। तो recently Genesis जो है, Genesis International Corporation जो है, इन्होंने अभी लॉन्च किया है इंडिया का पहला 3D subsurface mapping टेक्नोलॉजी, और ये टेक्नोलॉजी के लिए ही यहाँ पे इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है 17.38 करोड़ का, ठीक है। जहां पे ये 6 अदानी ग्रुप एयरपोर्ट जो है वहां पे इस टेक्नोलॉजी को जो है डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। अब ये 6 अदानी ग्रुप एयरपोर्ट कहाँ पे है, मुंबई, त्रिवेंद्रपुरम, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी, अहमदाबाद, ठीक है। अब जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को ऑलरेडी अवार्ड मिल चुका है आपका ब्यूरो वेरिटास से, एंड इट इज इंडियाज फर्स्ट 3D सब सरफेस मैपिंग जो यूज करेगा 3D ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार अलॉन्ग विद द हाई प्रिसीजन लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी, डिटेक्ट करने के लिए और मैप करने के लिए अंडरग्राउंड यूटिलिटीज को, ठीक है। बाय यूजिंग 3D बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग जो ये कंपनी है ये विजुअलाइज करेगी केबल्स को, पाइपलाइंस एंड सर्वे लाइंस एक्यूरेटली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एवर फीफा पीस प्राइज वाज प्रेजेंटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज ड्यूरिंग द फाइनल ड्रॉ सेरेमनी फॉर 2026 फीफा वर्ल्ड कप इन वॉशिंगटन DC। तो आपका फीफा पीस प्राइज जो है, पहला फीफा पीस प्राइज दिया गया है आपके USA के प्रेसिडेंट डोनाल्ड जॉन ट्रंप को, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप को यह अवार्ड दिया गया है, ठीक है। एंड द अवार्ड वाज प्रेजेंटेड बाय द फीफा प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो, ठीक है, इन्फेंटिनो, राइट। अब जो ये अवार्ड है इसे प्रेजेंट किया जाता है टू द इंडिविजुअल हु मेड एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू पीस, यूनिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ठीक है। ये इसकी एक डेफिनेशन दी गई है, एंड ये एनुअल ये जो अवार्ड है फर्स्ट एडिशन था और ये एनुअल बेसिस पे दिया जाएगा। फाइन, अब जो अवार्ड है इसे इंट्रोड्यूस किया गया है अंडर द इनिशिएटिव फुटबॉल यूनाइट्स द वर्ल्ड, ठीक है। नाउ ये जो अवार्ड है इट इज स्कल्प्टेड बाय द अजरबैजानी आर्टिस्ट जिनका नाम है सलहाब ममादो एंड अली इब्दुल्लाह। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन अगर गलत है तो। सो फीफा की बात करें, इसका हेडक्वार्टर आपका जूरिच स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है और इसे 1904 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन एस्ट्रोनॉमर फ्रॉम NCRA from National Center for Radio Astrophysics, Tata Institute of Fundamental Research, Pune, using James Webb Space Telescope data,
डिस्कवर्ड एन एंशियंट स्पाइरल गैलेक्सी जो लोकेटेड है आपकी 12 मिलियन लाइट ईयर्स अवे। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस गैलेक्सी? तो इंडियन एस्ट्रोनॉमर ने अभी जो है उन्होंने डिस्कवर की है नई गैलेक्सी, ठीक है, आपकी एंशियंट स्पाइरल गैलेक्सी थी जिसका नाम रखा गया है अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा गैलेक्सी जो है ये नाम रखा गया है और इसे फाइंड आउट किया है एनसीआरए TIFR के आपके एस्ट्रोनॉमर्स ने, इंडियन एस्ट्रोनॉमर में, ठीक है। जो गैलेक्सी है इसका साइज है आपका अप्रोक्सीमेटली 30,000 लाइट ईयर्स वाइड। मास की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 10 बिलियन सोलर मासेस ऑफ स्टार का इसका मास रहेगा। स्टार फॉर्मेशन रेट इसका 20 से 30 टाइम्स फास्टर है देन दी मिल्की वे। एंड इसकी एज की बात करें, इट इज ऑब्जर्व 12 बिलियन ईयर्स अगो, राइट। Now next आपको क्वेश्चन है, the Union Minister Amit Shah recently released the Gujarati edition of a biography titled चुनौतियां मुझे पसंद है, challenges I like. The biography is based on the life of which personality? तो रिसेंटली अमित शाह जी ने, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, ठीक है, उन्होंने रिलीज किया है गुजराती एडिशन चुनौतियां मुझे पसंद है बुक का, ठीक है। ये बुक लिखी गई है आपकी आनंदीबेन पटेल के ऊपर, राइट। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। और आनंदीबेन पटेल जो है करंटली सर्व कर रही हैं यूपी की गवर्नर, और इससे पहले इन्होंने ये जो है गुजरात की पहली विमेन CM भी बनी थी, ठीक है। अब जो बुक है ओरिजिनली इसको हिंदी में लिखा गया था बाय दी विनय जोशी, अशोक देसाई, पंकज जानी, और इसे पब्लिश किया गया था प्रभात प्रकाशन द्वारा, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो बुक की। नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट साइन एन MOU विद Allegiance International Company Limited to establish India-Taiwan Industrial Technology Park with a budget outlay of ₹1000 करोड़। तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने MOU साइन किया है इनके साथ, ताकि एस्टैब्लिश करेंगे इंडिया ताइवान इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी पार्क। कहाँ पे ये आपका होगा? बेंगलुरु कर्नाटका में होगा, और इसका आउटले आपका है 1000 करोड़ का। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये अग्रीमेंट साइन किया था। इसका एम है क्रिएट करना अप्रोक्सीमेटली 800 डायरेक्ट जॉब्स बाय 2030 इन दी कर्नाटका, ठीक है। सिग्नेटरीज की बात करें, राहुल शरणप्पा शंकर जो है, जो डायरेक्टर है आपके डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के, ठीक है। एंड लॉरेंस टेन जो वाइस प्रेसिडेंट है एलिजियांस ग्रुप के, इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया था। कर्नाटका की बात करें, करंट CM इसके हैं सिद्धारमैया, गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू कंप्लीट 100% डिजिटाइजेशन ऑफ इट्स वोटर रोल्स अंडर द स्पेशल इंटेंसिव रिविजन? तो SIR के बारे में आप सभी को पता है, ये चल रहा है अभी, राइट। और इसका मेन एम क्या है कि जो हमारी वोटर लिस्ट है उसको रिवाइज किया जाए, ठीक है। जो फॉर एग्जाम्पल जो पर्सन जिनकी डेथ हो गई है उनका वोटर लिस्ट से नाम हटाया जाए, डुप्लीकेसी है तो उसको ठीक किया जाए, ठीक है, और नए नाम यहाँ पे चढ़ाया जाए, और पूरा डेटा आपका डिजिटली यहाँ पे किया जा रहा है। तो इसमें पहला आपका इंडिया का स्टेट जिसने कंप्लीट कर लिया है 100% डिजिटाइजेशन, वो है राजस्थान, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, और वेरिफिकेशन यहाँ पे की जा रही है, फाइन। अब ये SIR जो है, ये आपका स्पेशल इंटेंसिव रिविजन जो है, ये कंडक्ट किसने किया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा इसको कंडक्ट किया गया है। अब कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आपके करंट हेड कौन है, ठीक है, कमिश्नर आपके कौन है, ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम है ये लाया गया था अपडेट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए वोटर लिस्ट, डुप्लीकेसी जो है उसको हटाने के लिए, डिजीज वोटर्स को हटाने के लिए, और एनरोल करने के लिए नए वोटर्स को, टू इंश्योर each others voter data is correct and mapped to the correct polling station, कि जो पोलिंग स्टेशन है वो करेक्ट हो, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। Next is which Indian group signed an MOU with the government of Russia to promote health, wellness, yoga, Ayurveda and cultural cooperation? तो रिसेंटली पतंजलि ग्रुप जो है इन्होंने MOU साइन किया है रशिया के साथ, ठीक है, किस चीज के लिए? प्रमोट करने के लिए हेल्थ, वेलनेस, योगा, आयुर्वेदा एंड कल्चरल कॉर्पोरेशन। और इस MOU के तहत जो ट्रेनर है, जो इंस्ट्रक्टर हैं, ठीक है, वो आपके डिप्लॉय किए जाएंगे इंडिया से रशिया, ठीक है। नाउ सिग्नेटरीज की बात करें, स्वामी रामदेव जो है पतंजलि से, देन आपके सिरग्रे चेयरमैन जो रशिया की तरफ से इन्होंने अग्रीमेंट साइन किए हैं, ठीक है, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था फॉर प्रमोटिंग योगा, आयुर्वेदा, कल्चरल कॉर्पोरेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, सेबी हैज ओवरहॉल्ड मर्चेंट बैंकर रेगुलेशन। तो अभी जो मर्चेंट बैंकर रेगुलेशन है इनमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, ठीक है।
अब मर्चेंट बैंकर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो रूल में क्या चेंजेस आए। पहले क्या होता था कि जो सेबी रेगुलेटेड एंटिटीज थी, ठीक है, उनको ही सिर्फ मर्चेंट बैंकर जो है, एक एग्जांपल के तौर पे ले तो मर्चेंट बैंकर जो है आपका ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एडवाइजरी दे सकते हैं आपके इंश्योरेंस कंपनीज को, म्यूचुअल फंड कंपनीज को। तो इस टाइप का एक एग्जांपल के तौर पे मैंने समझाया, राइट। सो यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे जो सेबी रेगुलेटेड एंटिटीज थी, ये पहले सिर्फ उनको एडवाइजरी प्रोवाइड करते थे, ठीक है। अब क्या बोला है, अब जो सेबी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं उनके अलावा भी ये जो है अपनी एडवाइजरी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे लेट्स टेक द एग्जांपल कि ये एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं किसी इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है। बट कंडीशन क्या है, इट मस्ट बी फी बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड, ठीक है, ये चीज होना चाहिए। तो एक्टिविटीज रेगुलेटेड बाय एनी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर and activities not regulated by SEBI or any FSR must be fee based और non fund based। तो ये यहाँ पे रेगुलेशन आपका चेंज किया गया है, ठीक है। पहले सिर्फ सेबी रेगुलेटेड वालों को देते थे, अब यहाँ पे क्या होगा, बाकी अदर्स के लिए भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा, जो आपका मर्चेंट बैंकर है, दे हैव नाउ बीन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक कैटेगरी है जिसमें मिनिमम नेटवर्थ आपके 50 करोड़ होनी चाहिए एंड इसमें सारी एक्टिविटीज परमिट की गई हैं। वहीं पे जिसका मिनिमम नेटवर्थ आपका 10 करोड़ का होगा, उसमें सारी एक्टिविटीज तो होंगी एक्सेप्ट मैनेजिंग इक्विटी इश्यूज ऑन द मेन बोर्ड, इसको छोड़ के बाकी सारे मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लिक्विड नेटवर्थ रिक्वायरमेंट जो बताई गई है। तो इसमें कंडीशन क्या है कि सारे जो आपके मर्चेंट बैंकर हैं, दे मस्ट मेंटेन लिक्विड नेटवर्थ ऑफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25% ऑफ मिनिमम नेटवर्थ, ठीक है। अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन कैप्ड एट 20 टाइम्स लिक्विड नेटवर्थ, राइट। मिनिमम रेवेन्यू क्राइटेरिया क्या रखा गया है कि पहला आपका है कैटेगरी 1 के लिए रेवेन्यू रिक्वायरमेंट आपकी लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर की होनी चाहिए 12.5 करोड़ क्यूमुलेटिव, ठीक है, 12.5 करोड़ रुपीस क्यूमुलेटिव एंड 2.5 करोड़ क्यूमुलेटिव सेकंड कैटेगरी के लिए। नाउ क्वेश्चन है, सेबी हैज ओवरहॉल्ड मर्चेंट banker regulation under the new rules, what is the minimum net worth required for category 1 merchant banker। तो category 1 merchant banker के लिए 50 करोड़ की आपकी जो है यहाँ पे मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द आरबीआई हैज इम्पोज्ड मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ ₹99.30 lakh on which bank for contravention of section 26A of a banking regulation act 1949 and non-compliance with the RBI direction on the internal ombudsman scheme 2018 customer service in banks and KYC direction। तो रिसेंटली आरबीआई ने मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है 99.30 लाख की, कौन से बैंक पे, जेएनके बैंक पे, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक पे ये पेनल्टी इम्पोज की गई है, फाइन। अब जेएनके जो है, जेएनके बैंक जो है, इसको रिसेंटली बेस्ट एमएसएमई बैंक विनर अवार्ड भी मिला है, ठीक है, at the MSME Banking Excellence Award 2025 एंड इसने एज अ रनर अप ये आपका रहा था इन दी CSR इनिशिएटिव एंड बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब बात करें एमडी एंड सीईओ की, तो इनका नाम है अमिताभ चैटर्जी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्च द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ अ फर्स्ट वाउ ब्लैक क्रेडिट कार्ड। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने नया वर्जन जो है आपका अपग्रेड किया है फर्स्ट वाउ का ब्लैक क्रेडिट कार्ड का, ठीक है। तो इट इज IDFC फर्स्ट बैंक, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ अब ये जो क्रेडिट कार्ड है इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है 0% फॉरेक्स मार्कअप, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 18 ईयर्स प्लस अबव इसको जो है इश्यू करा सकते हैं। इसमें एफडी लिमिट मिनिमम 20,000 की यहाँ पे बताई गई है, 20,000 रुपीज की, एंड एफडी इंटरेस्ट यहाँ पे आपका रहेगा अप टू 6.3% ऑन 367th डे एफडी, ठीक है। 100% विड्रॉल लिमिट यहाँ पे आपकी मेंशन की गई है। इसके अलावा डुअल कार्ड यहाँ पे रहेगा, एक तो फिजिकल कार्ड जो है वो आपका मास्टर कार्ड का मिलेगा फॉर ग्लोबल यूसेज, एज वेल एज रुपे वर्चुअल क्रेडिट कार्ड यहाँ पे आपको मिलेगा विच विल बी लिंक्ड विद द यूपीआई फॉर लोकल QR पेमेंट्स, ठीक है, QR क्विक रिस्पॉन्स पेमेंट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज विच कंपनी हैज रिसीव्ड फुल ऑथराइजेशन फ्रॉम आरबीआई टू ऑपरेट एज अ फुल स्टैक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई ने रिसेंटली फुल ऑथराइजेशन दी है किसको, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर की। तो मतलब जो 3 टाइप होते हैं एग्रीगेटर के, उन तीनों के ही लाइसेंस इस ऑर्गेनाइजेशन को मिल गए हैं, जिसका नाम है एयरपे पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो एयरपे पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पास पेमेंट एग्रीगेटर ऑनलाइन
पेमेंट एग्रीगेटर फिजिकल एंड पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर, इन तीनों का ही लाइसेंस इसको मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेलीकॉम कंपनी पार्टनर्ड विद गूगल टू लॉन्च रिच कम्युनिकेशन सर्विसेज मैसेजिंग इन इंडिया। तो रिसेंटली आपका जो भारती एयरटेल है, ठीक है, भारती एयरटेल जो है इसके साथ पार्टनरशिप हुआ है गूगल का लॉन्च करने के लिए RCS मैसेजिंग इन इंडिया। ठीक है, इसके लिए रेवेन्यू शेयरिंग अग्रीमेंट की बात करें तो 80% आपका एयरटेल का रहेगा और 20% रहेगा गूगल का। फाइन, यहाँ पे एयरटेल जो है ये यूज करेगा गूगल का प्लेटफॉर्म डिप्लॉय करने के लिए RCS को विद एयरटेल्स AI बेस्ड स्पैम फिल्टर, जो स्पैम फिल्टर इंटीग्रेटेड so that only approved messages are delivered। तो ये चीज ध्यान रखनी है। Now next is which Tata subsidiary partnered with Lockheed Martin to establish a new MRO facility in Bangalore। तो इनमें से कौन सा टाटा सब्सिडरी है जिसने पार्टनरशिप की है लॉकहीड मार्टिन के साथ स्टैब्लिश करने के लिए नया MRO फैसिलिटी आपका बेंगलुरु कर्नाटका में। तो इट इज योर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने ये पार्टनरशिप की है लॉकहीड मार्टिन के साथ। ठीक है, अब जो ये MRO हब है आपका, ये प्रोवाइड करेगा मेंटेनेंस एंड अपग्रेड्स फॉर C-130J एयरक्राफ्ट एंड सपोर्ट करेगा इंटरनेशनल ऑपरेटर्स, मेकिंग इंडिया रीजनल सेंटर फॉर मिलिट्री एयरक्राफ्ट आपकी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जो है इसका वो आपका कंप्लीट होएगा बाय द एंड ऑफ 2026 एंड ये ऑपरेशनलाइज आपका होगा अर्ली 2027 में। Now next आपका क्वेश्चन है which Indian group signed MOU with Intel Corporation to explore semiconductors, systems manufacturing, AI compute opportunities in India। तो recently आपका जो टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप ने अग्रीमेंट साइन किया है, ये MOU साइन किया है और इस MOU के तहत टाटा ग्रुप एक्सप्लोर करेगा मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग ऑफ इंटेल प्रोडक्ट्स इन इंडिया, जिसमें फैब प्लांट एट ढोलारा जो आपका ढोलेरा गुजरात में लोकेटेड है वो भी इंक्लूडेड है, और आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट OSAT फैसिलिटी जो आपकी गुवाहाटी असम में है ये भी इंक्लूडेड है। ठीक है, नेक्स्ट इज हु वाज नेम्ड 2025 CEO ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन। तो टाइम मैगजीन ने रिसेंटली जो आपके CEO है यूट्यूब के इंडियन ओरिजिन के आपके CEO है नील मोहन, इनको 2025 का CEO ऑफ द ईयर जो है अनाउंस किया है। ठीक है, अब 2025 का एंटरटेनर ऑफ द ईयर अनाउंस किया गया है लियोनार्डो डी कैप्रिको। इनकी जो मूवी है उसकी सक्सेस के बाद वन बैटल आफ्टर अनदर। ठीक है, इसकी सक्सेस के बाद इन्हें एंटरटेनर ऑफ द ईयर जो है 2025 का वो अनाउंस किया गया है। 2024 की बात करें, CEO ऑफ द ईयर आपके थे लीसा स्यू फांगसू जो CEO एंड चेयर हैं एडवांस माइक्रो डिवाइसेस की। ठीक है, टाइम मैगजीन की बात करें, इसके CEO हैं जसिका सिबली, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में लोकेटेड है और 1923 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिसीव्ड द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर फ्रॉम द ग्लोबल ह्यूमैनिस्ट सोसाइटी इन 2025। तो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड अभी रिसेंटली दिया गया है फॉर एनिमल वेलफेयर के लिए आनंद अंबानी जी को। ठीक है, इनके वंतारा के लिए। ठीक है, सो ही बिकम द यंगेस्ट एवर एंड फर्स्ट एशियन रेसिपिएंट ऑफ दिस ग्लोबल ऑनर। और ये अवार्ड किसने दिया है? ग्लोबल ह्यूमैने सोसाइटी ने, जिसके प्रेसिडेंट एंड CEO है रॉबिन आर गेंसर्ट, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में लोकेटेड है इसका। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट न्यूज क्या है? अभी रिसेंटली आपके दो रिपोर्ट जो है वो न्यूज में थी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट, ठीक है, द वैल्यू ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी जो जून मंथ में आपके रिलीज की गई थी। इसके अलावा आपके ACI वर्ल्ड वाइड ने जो रिपोर्ट जारी की थी प्राइम टाइम फॉर रियल टाइम 2024। अब इन दोनों ही रिपोर्ट में मेंशन क्या किया गया था कि जो इंडिया का UPI है ये आपका फास्टेस्ट पेमेंट सिस्टम है। ठीक है, फास्ट पेमेंट सिस्टम है और इसमें सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन हमें वर्ल्ड वाइड देखी गई। ठीक है, अब ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि लोकसभा में जो है डेटा पेश किया गया था। ठीक है, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे फाइनेंस के पंकज चौधरी जी, इन्होंने डेटा यहाँ पे पेश किया था और इसी वजह से ये दोनों रिपोर्ट आपकी न्यूज में आई थी। ठीक है, तो पहली रिपोर्ट जो आपकी है IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बोला था? UPI जो है इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम बाय ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका, दूसरा रिपोर्ट क्या कहती है कि UPI अकाउंटेड फॉर अबाउट 49% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन
और इंडिया में 129.3 बिलियन ट्रांजैक्शन यहाँ पे नोट की गई हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें मेंशन की गई थी। इसके अलावा 31 अक्टूबर 2025 तक का डेटा की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 5.45 करोड़ डिजिटल टच पॉइंट यहाँ पे जो है डिप्लॉय किए गए हैं थ्रू द पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इन द टियर 3 to 6 सेंटर्स। ठीक है, इसके अलावा एज ऑफ फाइनेंशियल 2025 टोटल 56.86 करोड़ का क्यूआर जो है डिप्लॉय किया गया है अप्रोक्सीमेटली 6.5 करोड़ मर्चेंट्स को। तो ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन की गई थी जो डिस्कस की गई थी लोकसभा में। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द ACI वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट प्राइम टाइम फॉर रियल टाइम 2024 जो मई 2024 में रिलीज की गई थी, what percent of global real time payment transaction was accounted for UPI? ठीक है, accounted for by UPI। तो UPI से आपकी ग्लोबली बात करें तो 49% की ट्रांजेक्शन यहाँ पे आपकी UPI से हुई है। अगर हम यहाँ पे डेटा देखें टॉप आपकी कंट्रीज का तो सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन वॉल्यूम इंडिया में देखा गया है 129.3 का। ठीक है, 3 बिलियन यूएस डॉलर का। देन ये आपका शेयर की बात करें ग्लोबली तो 49% की जो ट्रांजेक्शन है वो इससे की गई है। ब्राजील में 37.4 बिलियन की गई है। ठीक है, विच शोज अ 4% ट्रांजेक्शन ग्लोबली। ठीक है, थाईलैंड में 20.4 का देखा गया है, 8% की यहाँ पे ग्रोथ थी। ठीक है, देन चाइना 17.2 बिलियन, साउथ कोरिया 9.1 बिलियन। फाइन। Next is how much unclaimed funds were successfully reclaimed in the first 2 months of the campaign? आपकी पूंजी आपका अधिकार, your money your right। तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, इनके द्वारा एक कैंपेन लॉन्च किया गया था इन मंथ ऑफ अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर में ये कैंपेन लॉन्च हुआ था ताकि जो हमारा अनक्लेम्ड डिपॉजिट है उसको बेसिकली अवेयरनेस यहाँ पे जो है जनरेट की जाए कि कैसे वो वापस आएगा। हेल्प डेस्क भी यहाँ पे लगाए गए थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर किया जा सके और उनका जो अनक्लेम डिपॉजिट है वो उन्हें मिल पाए। ठीक है, आपकी पूंजी आपका अधिकार, इसीलिए इसका नाम ये रखा गया है, आपकी पूंजी आपका अधिकार। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक 2 महीनों में यहाँ पे जो है आपका 2000 करोड़ का जो अनक्लेम डिपॉजिट है ये वापस जिनका था उनको मिल चुका है। ठीक है, बात करें कैंपेन की तो ये कैंपेन है, इसका ड्यूरेशन क्या थी, 4 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक ये चला था। ऑब्जेक्टिव क्या था, फैसिलिटेट द स्पीडी सेटलमेंट ऑफ अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट लाइंग अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, ये आपका कैंपेन जो है बेस्ड है 3A फ्रेमवर्क में, कंप्राइजिंग अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी एंड एक्शन। ये सपोर्ट करता है कैंप्स। ठीक है, इसने सपोर्ट किया था कैंप्स ऑफर डिजिटल डेमोन्स्ट्रेशन, हेल्पलेस गाइडेंस ऑन द क्लेम प्रोसेस। ओके, साथ में ही यहाँ पे कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज किए गए थे, आपका उद्गम प्लेटफॉर्म है जो RBI का, आपका IRDAI का बीमा भरोसा, SEBI का मित्र, और आपका पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ये इनके सिस्टम्स यहाँ पे यूज किए गए हैं। आपका IEPFA पोर्टल जो है वो यूटिलाइज यहाँ पे किए गए थे फॉर ट्रेसिंग अनक्लेम्ड एसेट। ओके, नेक्स्ट इज विच कंपनी सिक्योर्ड अ कॉर्पोरेट एजेंसी लाइसेंस फ्रॉम IRDAI। IRDAI ने जो है सहज इंश्योरेंस सर्विसेज को कॉर्पोरेट एजेंसी लाइसेंस यहाँ पे प्रोवाइड किया है, और इसके बाद इस लाइसेंस के लेने के बाद जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो कंपनी है, ये अब एक कॉर्पोरेट एजेंट की तरह काम करेगी और ये अपने जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है फॉर अंडरराइटिंग इंश्योरेंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ग्लोबल कंपनी लॉन्च द मल्टी करेंसी ट्रैवल कार्ड इन इंडिया। तो रिसेंटली वाइज जो है, वाइज ने लॉन्च किया है इनका ट्रैवल कार्ड। ठीक है, जो जिसमें अभी क्या बोला गया है कि अंटिल 10 फरवरी 2026 जो इशुएंस फी है वो आपकी माफ की गई है। देयर इज विद नो एनुअल फीस, सब्सक्रिप्शन चार्जेस और इनएक्टिविटी पेनल्टीज। ठीक है, यहाँ पे आप ये कार्ड देख सकते हैं, ये सपोर्ट करता है 40+ करेंसीज को, ये एक्सेप्टेबल है वीजा नेटवर्क पे इन मोर देन 160 कंट्रीज, एंड ये आपको फ्री ATM विड्रॉल ऑफर करता है अप टू $200 के पर मंथ। इसके बाद आपके चार्जेस यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल डेज की। तो पहला है इंटरनेशनल चीता डे, 4 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, 2010 में पहला एडिशन ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, 5 दिसंबर को इसे ऑब्जर्व करते हैं विद थीम, और इसका थीम था 2025 का एवरी कंट्रीब्यूशन मैटर्स। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड सॉइल डे, 5 दिसंबर को,
12वां एडिशन था और पहला एडिशन 2014 में ऑब्जर्व किया गया था। और इसका अभी रिसेंट जो थीम था वो था हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सिटीज। नेक्स्ट आता है इस सॉइल डे के दिन पे किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल अवार्ड दिया गया था, जिसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। एंड फ्रेंच एसोसिएशन फॉर सॉइल स्टडीज और एसोसिएशन फ्रांसिस फोर दैट इज AFES जो है, इनको ये 2025 का अवार्ड मिला है किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल अवार्ड फॉर इट्स एक्सेप्शनल लीडरशिप इन कोऑर्डिनेटिंग योर वर्ल्ड सॉइल डे 2024 कैंपेन, जिसका थीम था केयरिंग फॉर सॉइल्स मेजर्स मॉनिटर मैनेज। और इसके लिए कैश प्राइज यहाँ पे इसके लिए प्राइज यहाँ पे प्राइज मनी जो है वो रखा गया है $15,000 का एंड चेक के फॉर्म में दिया जाता है। एंड एक ट्रिप दिया जाता है टू दी थाईलैंड। ठीक है, स्पॉन्सर यहाँ पे है किंगडम ऑफ थाईलैंड। इसके अलावा एक और अवार्ड है यहाँ पे ग्लिंका वर्ल्ड सॉइल प्राइज 2025, इसका 10th एडिशन इस बार था आपका एंड 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। और प्रोफेसर गैनलिन जांग जो है ये रेसिपिएंट है आपके ग्लिंका वर्ल्ड सॉइल प्राइज अवार्ड के। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इस अवार्ड का प्राइज मनी की बात करें तो ये आपका जो है $15,000 है, चेक के फॉर्म में दिया जाता है। गोल्ड प्लेटेड मेडल दिया जाता है यहाँ पे एंड एन इन्विटेशन टू द ऑफिशियल सेरेमनी ऑन वर्ल्ड सॉइल डे। ठीक है, स्पॉन्सर यहाँ पे है रशियन फेडरेशन। साथ में FAO की बात भी कर लेते हैं। इसके DG आपके हैं क्यू डोंग यू, हेडक्वार्टर रोम इटली में है और स्टैब्लिश किया गया था 1945 में। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। इसको हम 7 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। इसका थीम है सेफ स्काईज सस्टेनेबल फ्यूचर टुगेदर फॉर द नेक्स्ट 80 इयर्स। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे नोट करना है इंडिया हैज नियरली 150 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स विद अ प्लान टू एक्सीड 2020 बाय दी 2030। तो इंडिया का प्लान है 220 एयरपोर्ट हमारे हो जाएंगे 2030 तक। ठीक है, ये हमें टारगेट लेके चले हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है एवरी 5 ईयर ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एनिवर्सरी ICAO काउंसिल जो है ये सेट करता है स्पेशल थीम फॉर इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। ठीक है, ICAO के सेक्रेटरी जनरल हैं जुआन कार्लोस सल्राज गोम्स, हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में और स्टैब्लिश किया गया था 1944 में। नेक्स्ट आता है आपका द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन सार्क चार्टर डे। ये 8 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, 41st एडिशन था आपका। सार्क की बात करें तो इसके मेंबर पूछे जा सकते हैं कौन कौन से मेंबर हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी पहले वो भी बात कर लेते हैं। 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी और इनिशियली यहाँ पे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इसके आपके मेंबर थे। ठीक है, फिर अफगानिस्तान ने इसे ज्वाइन किया था इन द ईयर 2007 एज अ 8th मेंबर। फाइन, सेक्रेटरी जनरल कौन है सार्क का? MD मोहम्मद गुलाम सरवर फ्रॉम बांग्लादेश। इसके सेक्रेटरीट है सेक्रेटरीट कहाँ पे है इसका? काठमांडू नेपाल में स्टैब्लिश किया गया था 1985 में। ठीक है, नेक्स्ट आता है सबमरीन डे। तो 8 दिसंबर को इसे हम ऑब्जर्व करते हैं टू कॉमरेट द इंडक्शन ऑफ इंडियन नेवी शिप जिसका नाम है INS कलवरी, जो पहला सबमरीन था इंडियन नेवी का इनटू द सर्विस। 1967 में ये सर्विस में आया था और इसका 58th एडिशन हमने जो है सबमरीन डे को ऑब्जर्व किया था। साथ में ही नोट करना है अगर हम बात करें लार्जेस्ट मिलिट्री सबमरीन फ्लीट्स किसके पास है तो USA के पास सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय रशिया, चाइना एंड 7वें नंबर पे आता है ग्लोबली इंडिया, वर्ल्ड में 7वें नंबर पे जिसके पास 18 सबमरीन्स हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमरेशन एंड डिग्निटी ऑफ विक्टिम्स ऑफ क्राइम ऑफ जेनोसाइड एंड ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम। तो ये हम ऑब्जर्व करते हैं 9 दिसंबर को, 10वां एडिशन ऑब्जर्व किया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। ठीक है, जो 9 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है और इसका थीम था 2025 का यूनाइटिंग विद यंग यूथ अगेंस्ट करप्शन शेपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑन दिस ओकेजन UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया जो है इन्होंने होस्ट किया था बिजनेस इंटीग्रिटी कॉन्क्लेव 2.0। कहाँ पे होस्ट किया था? मुंबई महाराष्ट्र में। और इसकी थीम थी कल्टिवेटिंग इंटीग्रिटी इन बिजनेस एंड सप्लाई चेन्स थ्रू कलेक्टिव एक्शंस। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।